पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था, हर्षद भाई वल्लभीपुर छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में किसी अनंतराय गिरधरलाल शाह ने हर्षद भाई के पिताजी की खूब मदद की, लेकिन पूनमचंद भाई को दिन रात अपने छोटे बेटे हर्षद की विकलांग होने के कारण चिंता लगी रहती थी। कुछ दिनों बाद हर्षद भाई को बोरीवली में हैप्पी होम बिल्डर्स की ऑफिस में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। हैप्पी होम बिल्डर्स की ऑफिस में हर्षद भाई का काम था सुबह जल्दी जाकर सफाई करना और पानी का एक मटका भर के वहाँ पर टेबल और कुर्सी लगाकर बैठना और जिसका भी बिल्डर की ऑफिस में फ़ोन आए उनको जवाब देना, उनका मैसेज लिखना, ये हर्षद भाई का काम था। उनकी तनख्वाह थी 150 रुपया महीना। उन दिनों यानी 1975 से लेके 1985 तक की बात करें तो गुजरात के जैन युवा कमाने के लिए, अपना नसीब आजमाने के लिए मुंबई चले जाते थे। बम्बई जाकर अधिकतर जैन युवा बॉल बेरिंग की लाइन में नागदेवी स्ट्रीट में या फिर जीपर और टेलरिंग मटेरियल का धंधा करते थे, सीखते थे, उसके बाद में अपना स्वतंत्र बिजनेस शुरू करते थे। मगर हर्षद भाई के नसीब में रियल एस्टेट की लाइन लिखी थी। उनके मिलनसार, उदार और हंसी मजाक वाले स्वभाव के कारण हर्षद भाई की जान पहचान बढ़ने लगी। वे साइड में फ्लैट की दलाली का भी काम करने लगे। 4 साल तक हर्षद भाई ने हैप्पी होम वाले बिल्डर नलिन भाई के पास काम करने के बाद अपना खुद का एस्टेट एजेंट का व्यवसाय शुरू करने का इरादा पक्का कर लिया। जब हर्षद भाई ने नौकरी छोड़ी तब उनकी मासिक तनख्वाह थी 750 रुपया। हर्षद भाई दलाली के साथ साथ छोटे मोटे सौदे भी किया करते थे। समय बीतता गया। हर्षद भाई को एस्टेट एजेंसी की लाइन में पूरे 6 साल हो गए। इस दौरान मार्केट में एक बात आई। भाईंदर के पास मीरा गांव में एक प्लॉट की नीलामी होने वाली थी। हर्षद भाई और उनके दोस्त इस धंधे में सब इस प्लॉट की नीलामी के बारे में रोज चर्चा किया करते थे। हर्षद भाई भी इस दौरान अपने मन में अपने सपने बुना करते थे। हालांकि हर्षद भाई की उतनी कैपेसिटी उस समय नहीं थी कि वो खुद अकेले उस नीलामी में जाकर के बोली लगा सके। जिस दिन नीलामी शुरू हुई, बड़े बड़े एस्टेट एजेंट और बिल्डर्स बोली लगाने के लिए अगली पंक्ति में बैठ गए। बोली शुरू हुई। रियल एस्टेट के दिग्गज बोली लगाने लगे। इस दौरान किसी एक रकम पर बोली जाकर रुक गई। बोलने वाले ने 1, 2, 2.25, 2.5 तक गिनती शुरू की। उतने में कहीं से आवाज आई और उस बंदे ने बोली लगाई। वो बंदा कोई और नहीं था, हर्षद भाई थे। हर्षद भाई ने उस नीलामी में आखिरी बोली लगाई और उस जमीन का जो है सौदा हर्षद भाई के नाम हो गया। लोगों ने बातें शुरू की, अरे हर्षद कहाँ से पैसा भरेगा, इतनी बड़ी रकम हर्षद कहाँ से लाएगा। लेकिन हर्षद भाई ने अपने मन में अपनी गिनती बिठा रखी थी। इस घटना के बहुत साल बाद जब हर्षद भाई बड़े आदमी बन गए थे, तब हमने उनको पूछा था कि हर्षद भाई उस वक्त वास्तविक स्थिति क्या थी आपकी।
तब हर्षद भाई ने बताया था कि उस दिन जिस दिन मैंने बोली लगाई थी, मेरी जेब में केवल मात्र 100 रुपये थे और वो 100 रुपया भी मैंने अपने एक मित्र से उधार लिए थे। लोगों ने ज़मीन के मालिक तक बात पहुंचा दी कि आपको नीलामी दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर्षद ने बोली लगाई थी और उसके गले में ये ज़मीन आ गई है, अब वो पैसा नहीं भर पाएगा। लेकिन हर्षद भाई ने नीलामी के तुरंत बाद अपने मन में जो गिनती बिठाई थी उसको शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ अपने मित्रों और कुछ बिल्डर, एस्टेट एजेंट्स सभी को बताया कि देखो भाई, मैंने ये ज़मीन तो खरीद ली है, अब इसमें अगर आपको हिस्सेदारी चाहिए तो 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा जितना चाहिए आप अपनी हिस्सेदारी लिखा सकते हैं। उस समय मार्केट में ये नया फंडा इस प्लॉट के लिए आया था और सभी को चाहिए था बिजनेस करना, सभी को चाहिए था कि हम भी कुछ हिस्सा खरीदे, पूरी ज़मीन ना खरीदे सही। तो हर्षद भाई के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और उनके इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी जो है दर्ज करवाई। ज़मीन की नीलामी के बाद पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हर्षद भाई ने समय सीमा समाप्त होने के 4 दिन पहले ही बी विजय वाले डायमंड किंग भरत भाई के घर पे जाकर के उनकी ज़मीन का पूरा पेमेंट जो है कर दिया था। हर्षद भाई ने अपने यार दोस्तों को, छोटे मोटे बिजनेसमैनों को इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाया था। डायमंड किंग भरत भाई शाह को भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने आकर के उनको बताया था कि आपको नीलामी दोबारा करनी पड़ेगी, ये हर्षद जो है आपका पैसा भर नहीं पाएगा। मगर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। भरत भाई को हर्षद भाई पे भरोसा बैठ गया। दोनों साधर्मिक थे, भरत भाई भी जैन और हर्षद भाई भी जैन। डायमंड किंग यानी कि जौहरी, हीरो को परखने वाले, हीरो का मोल लगाने वाले, हीरो का मोल जानने वाले भरत भाई ने हर्षद भाई जैसे हीरे को पहचान लिया और उसे तराशना शुरू कर दिया। मीरा गांव में भरत भाई की 200 एकड़ ज़मीन थी। उन्होंने हर्षद भाई के समक्ष प्रस्ताव रखा कि ये पूरी मेरी जितनी भी ज़मीन है उसको डेवलप हम साथ में मिलकर करेंगे। उस समय मुंबई की अचल संपत्ति की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई थी, इसलिए छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को नालासोपारा, विरार, वसई और भाईंदर की तरफ स्थानांतरित होना पड़ रहा था। और तब भरत भाई शाह की मदद से हर्षद भाई ने मीरा रोड में कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू कर दिया। भरत भाई का लक्ष्यांक था 400 बिल्डिंगें बनाना और हर्षद भाई जो है वो थकने वाले नहीं थे। उन्होंने उस ज़मीन का जो है भूमि पूजन भरत भाई शाह के हाथों रखा था और उस दिन से हर्षद भाई के बड़े बनने की शुरुआत का श्री गणेश हो गया। ये जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मीरा रोड में शांति पार्क के भूमि पूजन की तस्वीरें हैं। हर्षद भाई के जीवन में बड़े बनने के सपने की शुरुआती दिनों की तस्वीर है। मैंने हर्षद भाई को एक दिन सवाल किया था कि आप तो चल फिर सकते थे, फिर आपने व्हीलचेयर का पहला उपयोग कब शुरू किया?
तब हर्षद भाई ने मुझे बताया था कि मीरा रोड में शांति पार्क के भूमि पूजन के दौरान इतनी बड़ी लंबी साइट थी, मुझे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता अगर मैं व्हीलचेयर का उपयोग नहीं करता। उस दिन मैंने व्हीलचेयर का प्रथम उपयोग किया और उस दिन से मेरे 6 पाँव हो गए। मैंने पूछा 6 पाँव कैसे? बोले 2 मेरे पाँव, 2 व्हीलचेयर के पाँव और 2 व्हीलचेयर को चलाने वाले के पाँव। और उस दिन से फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना, और इसे अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।